रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे अमीर डैडी ने जो कुछ भी मुझे और माइक को सिखाया वो जिंदगी भर हमारे काम आया और आज भी आ रहा है, और हम भी अपने बच्चों को वैसे ही सिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, 1923 में शिकागो में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हुए थे एक बीच के पास। कोई स्टील की कंपनी का मालिक, कोई गैस का मालिक, कोई इस कंपनी का मालिक, कोई उस कंपनी का मालिक। बहुत बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े लोग। लेकिन 25 साल के बाद इन सब में से कुछ 9 लोगों की डेथ पता है कैसे हुई थी? किसी की कर्ज की वजह से, किसी की दिवालियापन की वजह से, किसी की पागलपन की वजह से, किसी की गरीबी की वजह से, किसी के जेल से बाहर निकलते ही हो गई थी, किसी ने सुसाइड कर ली थी। तो ऐसे इन सब की डेथ हुई थी, कुछ 8-9 लोगों की। लेकिन समझने की बात यह है कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसे कैसे हो गया? करोड़ों कमाने वाले लोग ऐसे अचानक से बर्बाद हो गए। इस पार्ट में यही सिखाऊंगी मैं। एक बात तो पक्की थी, इनकी मीटिंग हुई थी 1923 में और 25 साल बाद ये बर्बाद हो गए। अब 1923 से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1929 में मार्केट क्रैश हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो डेफिनेटली उस चीज़ का इन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये वो चीज़ झेल नहीं सके। धीरे धीरे इनके भी मार्केट क्रैश हो गए और लोग ऐसे ही बर्बादी की हालत में मरे। नए नए अमीर बने लोग ये सब झेल नहीं पाते, ऐसे अचानक आए चेंजेस को। सिर्फ उस टाइम पर चेंज आया ऐसा नहीं है, आज भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ये नए नए बने हुए अमीर लोग झेल नहीं पाते जब ऐसे अचानक से चेंजेस आते हैं। सब अकल का खेल है। कितना पैसा कमाया ये बड़ी बात नहीं है, ये लोग करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन उन लोगों ने कितना अपने पास रखा, कितना सही यूज किया, ये बड़ी बात है। ये चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझी जा सकती है। मैं आपको समझाती हूँ। कई लोग होते हैं जो रातों रात अमीर बन जाते हैं, कोई लॉटरी वगैरह खुल जाती है, ऐसा होता है, रातों रात उनकी लॉटरी लग गई और वो अमीर बन गए एक रात में। तो ये एक रात में अमीर बनते हैं, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद गरीब बन जाते हैं। हम देखते हैं कुछ सालों बाद वो गरीब हो जाते हैं, शायद जिस हालत में वो पहले थे उससे ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो पैसा संभाल ही नहीं पाते जो उनके पास होता है। नया नया अमीर बनने वाला आदमी जो बनता है, उसको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, कि वो पैसे को कैसे मैनेज कर सकता है अपने पास। वो कमा रहा है, वो बड़ी बात तो है ही नहीं, लेकिन उसको पैसे की समझ कि उसको कैसे यूज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो 24 की एज में मैंने करोड़ों कमाने वाले लड़कों को 34 की एज में पुल के नीचे सोते देखा है, ऐसी खराब हालत में। मेरे अमीर डैडी हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात डालते थे कि पैसे की समझ रखो, पैसे की समझ रखो, अकाउंटिंग समझो। कैसे समझो? बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने अकाउंटिंग बताई जो कोई स्कूल में नहीं सिखाते। वो बोले स्कूल में तो ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का, वो मैंने आपको बताया था कि वो इतना स्कूल नहीं गए थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए वो बोलते थे ये स्कूल में ये अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया करते थे। मैं आपको बताऊं, जिस जमाने में जब देश की खेती बाड़ी इकोनॉमिक चलती थी ना, उस जमाने के हिसाब से वो अकाउंटेंट पढ़ाते थे, नए तरीके से नहीं पढ़ाते थे जो हमें हमारे अमीर डैडी ने सिखाया था। तो वो वही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले चीज़ जाननी ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों में फ़र्क समझना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलूँगी दायित्व, जो अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादातर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं समझ आता, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में समझा सकती हूँ। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप अपने घर को अपनी प्रॉपर्टी मानते हो? अगर मानते हो तो ये मुझे बताओ। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो चीज़ आपकी जेब में से पैसा निकालती है। बस इतना सा फ़र्क है, बस इतना सा जान लो। तो अमीर बनना है तो प्रॉपर्टी खरीदो, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कमाते हैं तो जिंदा रहने के लिए हमें खर्च करना भी तो ज़रूरी है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें खरीदना भी ज़रूरी है। लेकिन जिनकी जो अभी अभी नई नई शादी हुई है, नए नए हस्बैंड वाइफ हैं, वो क्या करेंगे? पहले रेंट पर रहते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे पैदा होने वाले हैं तो हमें अपना घर खरीदना पड़ेगा, तो वो खुद का घर ले लेते हैं। खुद का घर लेना है, सपनों का घर लेना है, सपनों का घर ले लिया उन लोगों ने।
पैसे जो उनके पास थे उससे उन्होंने सपनों का घर ले लिया। फिर सपनों का घर ऐसा तो है नहीं कि ईंट के मकान में रहेंगे, उसके ऊपर फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा और दुनिया भर के और भी खर्चे, और फिर कार भी लेनी पड़ेगी। तो सब चीज़ें पहले पहले बहुत खुशी देती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट हुई हैं, प्रॉपर्टी में कभी काउंट नहीं हुई हैं। ये सब करने के बाद होते हैं फिर उनके बच्चे, फिर उनको संभालो। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि फर्नीचर का मान लिया, बाकी चीज़ों का मान लिया, पर उनका घर तो प्रॉपर्टी है ना, टाइम के साथ वैल्यू तो बढ़ेगी ना। नहीं, उनका घर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो लोगों को भेड़ चाल चलने का बहुत शौक है। वो बोलते हैं ना कि आपका घर सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपका घर, तो घर पे इन्वेस्ट करो। टाइम के साथ में घर की वैल्यू बढ़ेगी। लोन लेके सबसे पहले घर लो, फिर सालों तक लोन चुकाते रहो, और एक दिन तो घर आपका हो जाएगा और तब तक घर की कीमत भी बढ़ जाएगी। ऐसा बोलकर भेड़ चाल चलते हैं, भीड़ के साथ चलते हैं लोग और घर में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपका खरीदा हुआ घर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर सॉरी मुझे मालूम है कि घर एक इमोशनल चीज़ होती है और लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं घर को लेकर, लेकिन नहीं है। प्रॉपर्टी आपका घर नहीं है, क्या करें। खरीदना ज़रूरी है, मैं ये जानती हूँ, अपना घर खरीदना ज़रूरी है, लेकिन उसे प्रॉपर्टी में काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर खरीदने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, उसके आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता कि उसके आगे भी उसमें खर्चे लगते हैं, उसके आगे भी उसमें खर्चे होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए और भी खर्चे होते हैं। इसमें घर में पैसा जेब से निकलता है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस बात पर एग्री नहीं करेंगे क्योंकि घर एक बहुत इमोशनल चीज़ है। इमोशंस जब बढ़ जाते हैं तो पैसे की समझ को दबा देते हैं, उस वक्त आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं आप पर। अब ठीक है, घर को अगर आप प्रॉपर्टी मानते हो तो इस प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, ये प्रॉपर्टी लेने के बाद इस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। और क्या गारंटी है कि ये जो घर तुमने लिया है इसकी कीमत बढ़ेगी ही, क्या गारंटी है। $10 लाख का लोन लेके घर लिया, जब तक लोन पूरा हुआ तब पता चला, जब तक कर्जा पूरा हुआ तब तक पता चला कि घर की कीमत $7 लाख ही है और बाकी के $3 लाख की हमने तो फालतू में ही मेहनत की। तो दिया क्या इस घर ने, दिया क्या, कुछ नहीं दिया। तो ये कहाँ से प्रॉपर्टी हुई। और ऊपर से घर खरीदते ही आपका सारा पैसा फंस जाता है, फिर आप क्या करोगे। आप घर चलाने के लिए काम करोगे, हाथ पैर मारोगे, पैसा कमाओगे, हाथ में पैसा होगा ही नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी में कहाँ से इन्वेस्ट करोगे। घर खरीदने में जल्दी दिखाने से पहले हमें दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में टाइम लगाना चाहिए। अगर दूसरी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना शुरू कर दिया है तो एक टाइम पर दूसरी प्रॉपर्टी से जो लेती नहीं है देती है आपको पैसा, उनसे इतना पैसा निकालना शुरू हो जाएगा कि आपके खर्चे चलना शुरू हो जाएंगे। आपकी पूरी इनकम जो आ रही है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आती रहेगी और यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको कमा के देगी। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अमीर लोग यही करते हैं, अमीर लोग प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं। और मिडिल क्लास आदमी क्या करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट कर देगा। जैसे घर खरीद लिया और उसके बाद में क्या करेगा, अपनी सैलरी पर डिपेंड रहेगा, पूरा सैलरी पर डिपेंड रहेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, प्रॉपर्टी में उन्हें कमा के दे रही है और सैलरी तो आ ही रही है। पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि सैलरी बढ़ने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। मिडिल क्लास आदमी हमेशा अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहता है, इसलिए एक लौता जरिया होता है सैलरी अमीर बनने का। तो वो अमीर कैसे बनेगा। और जिस वक्त वो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहता है और घर चला रहा होता है, उस वक्त अमीर आदमी प्रॉपर्टी वाले कॉलम को इतना मजबूत कर लेता है, एक दिन वो इतना मजबूत हो जाता है उसके प्रॉपर्टी वाला जो कॉलम है ना, कि अचानक उसकी नौकरी भी चली जाए ना तो वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी जाने से। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जाओ, अगर ये नहीं मानना तो उसके लिए काम करो, गवर्नमेंट के लिए काम करो, बैंक के लिए काम करो, इन तीनों के लिए काम करो, इनको ही फायदा होगा तुम्हारे काम करने से। दौलत का सही मतलब यही है कि आपका पैसा, कमाया हुआ पैसा कितना पैसा बना रहा है, वो पैसा गलत जगह पर नहीं लगा,
पड़ा नहीं रहा बैंकों में, वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, 24 घंटों काम कर रहा है, आपको पैसा कमा के दे रहा है। अपनी सैलरी पर इतना जोर देने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी वाले कॉलम को जितना इन्वेस्ट करोगे उतने पैसे बनाओगे। इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए मैं एक बात मैं आपको बता देती हूँ, सीधी सीधी सी बात है, हमको समझ में आएगी, आपको समझ में आएगी इस चैप्टर में। अमीर आदमी अपनी ज़िंदगी में पैसा आते ही प्रॉपर्टी खरीदता है। मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, पैसा आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदता है। जैसे कि घर खरीद लिया, कार खरीद ली, तो ये दोनों चीज़ें वो प्रॉपर्टी मानकर खरीदता है कि कार भी तो है, मेरी प्रॉपर्टी है, घर भी तो है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों चीज़ें आपकी जेब में से पैसा निकालेगी। और गरीब आदमी पैसा आते ही उसको उड़ाता है, ये फ़र्क होता है। अमीर आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है और मिडिल क्लास आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदता है, और गरीब आदमी पैसा आते ही उड़ाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है अपने काम से काम रखो।